अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू आर इन गुड स्पिरिट्स। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ईरानी वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका बहुत वालेहाना किस्म का इस्तकबाल किया गया है। हमारे वज़ीर आज़म से, इवन फील्ड मार्शल से भी उनकी मुलाकात जो है वो हुई है। तो इस दौरे के प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे, करंट सिचुएशन के अंदर ये कितना अहम है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ ईरान के मुंजमद असासे और ईरान को दिए जाने वाले फ़ंड्स का मामला जो है वो अब तक ज़ेर बहस है और अब तक एम्बिग्विटी का शिकार है एक्चुअली। तो इसी सवाल को लेकर के ये फंड्स कौन देगा। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो साहब जो है वो खलीज जा रहे हैं और फिर ये फंड्स इस्तेमाल किस तरह से होंगे, इसके ऊपर भी मुतज़ाद किस्म के बयानात ईरानी और अमरीकी क़यादत की तरफ से आ रहे हैं। और इसके साथ साथ इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो है वो लिबनान की पॉलिसी उनकी जो है वो किस तरह से सारे प्रोसेस को, मुज़ाकरात के, अमन के इस प्रोसेस को किस तरह से सैबोटाज कर सकती है, इस पर बात होगी। एंड प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे इसराइल का एक अस्करी वफ़द जो है वो भारत के दौरे पर चला गया है और इसराइल की वज़ारत दिफ़ा के डायरेक्टर जनरल की भारत के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह से जो है वो मुलाकात हुई है। तो इस सारे सिचुएशन के अंदर भारत शुरू से ही आइसोलेशन का शिकार था, तो खुद को रेलिवेंट बनाने के लिए हाउ इंडिया इज एडिंग द इविल, इसके ऊपर बात करेंगे। एंड लास्ट सेगमेंट में हम अपने पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर नजर डालेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम सायरा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बुखारी साहब, अभी जो ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और अब्बास अराग़ची साहब का दौरा है पाकिस्तान का, ये करंट सिचुएशन के अंदर कितना अहम है? अगर हम इस बात को मद्देनज़र रखें कि अभी रिसेंटली उनकी मुलाकात ऑलरेडी हो चुकी थी बर्जन स्टॉक में। देखिए, गुजारिश ये है कि ये दौरा कई एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है। ये सिर्फ इज़हार तशक्कुर के लिए तो हम कह रहे हैं ना जी, लेकिन इसके अंडर करंट्स जो हैं वो मेरे ख्याल आने वाले वक्त में लोगों को पता चलेंगे कि ये कितना वाइटल और कितना इम्पॉर्टेंट दौरा था। पहले जो प्रोजेक्शन थी सारी, वो हमने देखा कि चाहे वो इस्तकबालिया तस्वीर थी, चाहे वो तमाम टीवी चैनल के न्यूज़ बुलेटिन्स थे, उसमें कहीं आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल से मुलाकात का कोई तज़किरा नहीं था। हाँ जी। लेकिन हमें ये बिल्कुल पक्का यकीन था कि मुलाकात होकर रहेगी। अगर आपको याद हो, हमने कल अपने प्रोग्राम में कहा भी था। हाँ जी। ये मुलाकात जो है ये क्या रंग इख्तियार करेगी या इससे पाकिस्तान और ईरान के माबैन जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ तक फैलेगी, ये तो अभी इट्स टू अर्ली टू डिसाइड और डिटर्मिन। लेकिन मैं ना इसमें एक रेलेवेंस देखता हूँ कि चूँकि हिंदुस्तान आइसोलेशन का शिकार है, लिहाजा जब ये ऐलान हुआ कि मसूद पज़ेश्कियान जो हैं वो जा रहे हैं पाकिस्तान, तो उन्होंने मिन्नत तरले करके इसराइल का एक डेलीगेशन भी बुलवा लिया है ताकि थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट जो है वो हो जाए। ये उनकी अपनी विजडम है, लेकिन उनकी ये जो कुर्बत है ये हमसे छुपी ढकी छुपी नहीं है, ना किसी से ढकी छुपी हुई है। मुसलमान दुश्मनी में इत्तेहाद सलासा की मैं अक्सर बात करता हूँ, मैं ट्रंप का नाम भी लेता हूँ, उसमें अमेरिका भी शामिल है, उसमें इसराइल और उसमें हिंदुस्तान दोनों हैं। कोई ग्रेटर इसराइल बनाने चला है, कोई अखंड भारत की बात करता है, लेकिन शिकार सबका मुसलमान है। तो इसलिए मुझे समझ में आती कि उनकी कुर्बतें जो है, ये जो कश्मीर का खिलवाड़ हुआ है, मकबूजा कश्मीर का जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है, वो भी सारा इसराइलियों की असिस्टेंट्स के साथ, उनके एडवाइज़र्स की मौजूदगी के साथ हुआ है जी। तो इस पर तो हम तफसील से बाद में बात करेंगे। पहले आ जाते हैं विज़िट के ऊपर। देखिए, ये विज़िट जैसा मैंने कहा जो सरफेस पे नज़र आती है उससे बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल और उससे ज़्यादा वुसअत रखती है अपने अंदर। यकीनी तौर पर उन्होंने यहाँ अराइवल के ऊपर जिस गर्मजोशी का इजहार हमने देखा, जिस तरीके से प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर और बिलावल भुट्टो जरदारी, ये सारे मिले हैं और अराग़ची भी उनके साथ है जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उससे ये कोई गैस वर्क नहीं रह जाता कि ताल्लुकात की नौयत क्या है, वो आपको बता देती है। एक तो ये कि सरफेस के ऊपर डिप्लोमेटिकली तो यही कहा गया कि वो इज़हार तशक्कुर के लिए वहाँ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी बहुत अहम मुलाकातें प्रेसिडेंट से भी हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी हैं, डेलीगेशन उनके साथ एक बहुत हाई पावर्ड है। व्हेन वी से कि फलां हेड ऑफ स्टेट इज़ अकम्पनीड बाय ये हाई लेवल डेलीगेशन, आप उसका मतलब समझ लिया करें कि कुछ ना कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ टेस्टेड और टेक्निकल लेवल की बातें होने जा रही हैं। वो क्या होंगी? देखिए, पाकिस्तान और ईरान
हमारे ताल्लुकात तो इस इलाके के एतबार से अगर आप देखें तो सदियों पर मोहित है, और अगर आप पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से देखें तो 70 सालों से ज़्यादा अरसा गुजर गया इंतहा। दे हैव बिन वेरी कॉर्डियल। बीच में बिटर स्वीट मोमेंट्स जो हैं, हिंदुस्तान ने काफ़ी कोशिश की पेनिट्रेट करने की। गवादर की दुश्मनी में वो 4,500 किलोमीटर सड़क बना के चाबहार पहुँचने के लिए आमादा हो गया, कहा चाबहार को मैं गवादर के लेवल पर बना दूंगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये बिटर स्वीट मोमेंट अगर आप छोड़ दें तो ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ट्रेडिशनल भी हैं, इस्लामिक भी हैं, और हमसाये के तौर पर स्ट्रेटजिक भी हैं। और अब चूंकि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है ईरान के मैदान जंग में जीतने पे में भी, और डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनमें से आप पाकिस्तान के रोल को माइनस नहीं कर सकते। देखिए, ये मुज़ाकरात कई स्टेजेस के ऊपर बहरान का शिकार होने वाले थे, लेकिन एवरी टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल जो हैं उन्होंने इनको, यानी इन मुज़ाकरात को तबाह होने से कई मरहलों में बचाया है। और लास्ट जो है, जब ट्रंप की ट्वीट आई तो उसके बाद ईरानियन डेलीगेशन जो है उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, गुड नोइंग यू, हम जा रहे हैं। और वो नहीं पलटे। अमेरिकन डेलीगेशन की तरफ से, यानी वैंस की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि हम एक मीटिंग और चाहते हैं उनका, अब हम नहीं आएंगे। इसलिए कि पहली शिक जो है उस मुआहिदे की, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो यह है कि कोई मुल्क एक दूसरे को धमकी नहीं देगा जी, ना कोई दबाव होगा। लिहाजा ईरानियन इतने डिटरमिन्ड थे कि वो गए वापस नहीं डायलॉग के ऊपर। तो फिर जो उनके ग्रुप से उनके बीच में गुफ्तगू होती रही, जो कि कल भी जारी रही और आज वो भी कंक्लूड हो गई है। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पर जो सूरत हाल हम देखते हैं, आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बताया है कि किस तरह पूरी दुनिया जो है हमारे इस मुदब्बराना रोल और जो हमने सफारतकारी की है उसकी कायल भी है और उसकी तारीफ भी कर रही है। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, एक तो डिप्लोमेटिक लेवल का ऑब्वियसली ये मीटिंग रही होगी बिटवीन ईरानी डेलीगेशन और फिर पाकिस्तान में जिस तरह से वो वज़ीर आज़म से मिले, इसहाक डार साहब से मिले, लेकिन बुखारी साहब फील्ड मार्शल से जब मुलाकात हुई तो आपको लगता है कि डिफेंस पैक्ट से रिलेटेड कुछ बातें या इस तरह इससे मुतल्लिक कुछ गुफ्तगू हुई होगी, या इस तरह का कोई चीज़ हम फ्यूचर में देख रहे होंगे? आप भी कमाल है, मेरे मतलब की कोई बात नहीं वो करते, अपनी तरकीब से हर जाल बिछा लेते हैं। यानी आप ये चाह रही हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि जो मुलाकात फील्ड मार्शल के साथ हुई है उसमें क्या हुआ है। हाँ जी। देखें, हम इस वक्त तो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, हम डिप्लोमेटिक एनालिसिस में कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो 100% ठीक हो, लेकिन ये भी कहीं नहीं लिखा कि वो बिल्कुल गलत हो। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकात है, इसका ताल्लुक दोनों ममालिक के दफाई ताउन से है। हाँ। कोई दो राय इसके बारे में नहीं होनी चाहिए, और तो कटसी को इतनी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि जो उनके साथ डेलीगेशन आया उसके अंदर यकीनी तौर पर फ़ौज की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, ईरानियन पासदारान और फ़ौज जो है उसके नुमाइंदे भी उसमें ज़रूर होंगे, और ये बहुत स्ट्रेटजिक मुलाकात है। डेफिनेटली। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि ईरान ने ये बात समझ ली है कि अब मॉडर्न बैटलफील्ड में एयरफोर्स बहुत ज़रूरी है, और एयरफोर्स तो आपको पता है कि हमने किस किस की नहीं बनाई है, और कहाँ हमारी एयरफोर्स का इस वक्त लेवल है वो सबके सामने है जी। उसके बाद हमारे जो तैयारे हैं F-17 थंडर, उन्होंने क्या नाक चने चबवाए हैं, हिंदुस्तान के रफेल्स हों, Su-35 हों, जो भी हों, उनका जो हाल किया हमने वो अपनी जगह है। लिहाजा हमारे जहाज़ों की भी रेपुटेशन आसमान पे है, और ख़ुद हमने जिस तरह से उनको हैंडल किया है, वो कहते हैं ना कि इट्स नॉट ओनली द मशीन, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन। कि जिस तरह हमने F-17 थंडर को इस्तेमाल किया, दुनिया में F-17 थंडर की वाह हो रही है, ये आपके सामने है। तो फील्ड मार्शल से मुलाकात इज़ वेरी मीनिंगफुल, मैं वसूख से ये कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो बुखारी साहब, अब जब ईरान पर से पाबंदियाँ हटाई गई हैं, फिर वो अमेरिका ने एक लाइसेंस भी टेम्परेरी जारी कर दिया है कि ऑयल पर से पाबंदी हटा दी जाएगी, तो इससे रिलेटेड भी डेफिनेटली कोई ना कोई गुफ्तगू तो हुई होगी कि ईरान किस कीमत पर तेल जो है वो देगा पाकिस्तान को। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम इस मुआहदे से क्या डिराइव कर पाएंगे या हमें इससे क्या हासिल होगा। पहली बात तो ये कि हमने कोई टारगेट रख के ये मुज़ाकरात नहीं करवाए हैं, यानी ये मैं बात वसूख से कह सकता हूँ कि हमें क्या मिलेगा ये बुनियाद नहीं है इन मुज़ाकरात की या हमारे रोल की। हमारे रोल की बुनियाद ये है कि ईरान एक इस्लामिक मुल्क है, बी इसके ख़िलाफ़ इसराइल ने जारहियत की है, सी इसके ख़िलाफ़ जारहियत में अमेरिका शामिल है। तो ये इट्स ए पोजीशन, ऑनरेबल पोजीशन जिसको आप कहते हैं ना,
वो हमने ली हुई है और इसी की बुनियाद के ऊपर हमने ये सफारतकारी करके ये रोल भी एज्यूम किया है कि हम चाहते थे कि एक ब्रादर मुल्क, हमसाया मुल्क, मुसलमान मुल्क, ठीक है, उसके दिफा को, उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। और अमेरिका जो कि एक सुपर पावर है, और मैं अगर ये कहूँ कि वो ताकत के नशे में धुत, और वो और उनका वो जो नाजायज़ औलाद है नेतन्याहू, उन्होंने क्या क्या नहीं किया है, गज़ा का खिलवाड़ हम कैसे भूल सकते हैं, हम फ़लस्तीनियों के साथ क्या हुआ हम कैसे भुला सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये रोल हमने कुछ गेन करने के लिए नहीं, लेकिन बट कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी होती हैं जिसके ऑटोमेटिक बेनिफिट्स जो है वो आपको मिलते हैं। डेफिनेटली बुखारी साहब, आई सेकंड यू कि पाकिस्तान ऑब्वियसली इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं किया, लेकिन बाय प्रोडक्ट के तौर पर कुछ बेनिफिट्स, दैट्स द राइट टर्म दैट यू हैव यूज्ड, दैट इज बाय प्रोडक्ट। उसमें हमें क्या मिलेगा? पहली बात तो यह है कि हमारी ईरान के साथ ट्रेड फ्री हो जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर अब कोई पाबंदी नहीं है। ईरान हमसे बेपनाह चीज़ें खरीद सकता है। आप तो अगर मैं ये कहूँ कि एक नई मार्केट खुल जाने से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बूम मिलेगा, तो ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि ईरान को ज़रूरत की हर चीज़ चाहिए। ठीक है। उन्होंने सेल्फ रिलायंस के तहत अपना दिफा मजबूत किया, अपने वजूद को कायम रखा, कौम को मुत्तहिद रखा, ये तो बेनिफिट्स हैं। लेकिन उसकी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और हम एक्सचेंज कर सकते हैं इसको विद ऑयल। ये मैं अहम बात कर रहा हूँ कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम उनको पैसे दें तो तेल लें। हाँ। ये इसको कहते हैं टू वे ट्रेड। हाँ जी, बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम, तो बार्टर सिस्टम के ऊपर अगर ट्रेड होती है तो आप सोचिए कि पाकिस्तान का और ईरान दोनों ही ममालिक का कितना फ़ायदा हो। बिल्कुल। प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, क्या आपको लगता है कि इस दौरे के नतीजे में कोई ऐसी एग्रीमेंट हो सकता है जिसके नतीजे में पाकिस्तान की जो एनर्जी क्राइसिस है वो ख़त्म हो जाए? आप बात आने वाली नहीं है, मुझे लगता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे आपसे इत्तेफाक है। ईरान गैस पाइपलाइन, हाँ बिल्कुल, इज़ ए वेरी वाइटल प्रोजेक्ट। इसके बारे में जिस तरह CPEC के बारे में कहा गया था कि ये विसल ब्लोअर है, ये गेम चेंजर है, ये पाकिस्तान की गोल्ड माइन है, यही हाल पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का भी है। हम उसमें डिफ़ॉल्टर हैं, नॉट अपनी वजह से, अमेरिका की पाबंदियों की वजह से। और ये ईरान की मेहरबानी कह लीजिए या हमारे ताल्लुकात की नौयत का फ़ायदा कह लीजिए कि उन्होंने अब तक हमसे हर्जाना नहीं मांगा, वरना 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तो हमने उनको देने ही देने हैं बिकॉज ऑफ दिस डिले। एनीवे, अगर ये कमीशन हो जाती है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि उस वक्त के जो एस्टिमेट थे, क्योंकि आई एम वन विटनेस हु वेंट टू चाबहार व्हेन इस गैस पाइपलाइन की ओपनिंग हुई थी विद प्रेसिडेंट ज़रदारी, आई हैव सीन इट विद माई ओन आइज़। ठीक है। yes. तो उस एतबार से 4 रुपये पर यूनिट बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट है। हाँ, ज़रा आप तसव्वुर करें, अगर ये गैस पाइपलाइन कमीशन हो जाती है तो 55,000 मेगावाट बिजली हम 4 रुपये पर यूनिट के एतबार से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये मेरी ख्वाहिशात नहीं है, ये कैलकुलेटेड एस्टिमेट्स है। ठीक है जी। मुझे ऐसे लगता है कि ये तो फर्स्ट बेनिफिट है जो हम ड्रॉ करेंगे। तेल वेल ख़रीदने की बात तो बाद में होगी, क्योंकि अभी तक हम मुख्तलिफ मुल्कों से तेल ख़रीदते हैं, तो इनके साथ एक नई अंडरस्टैंडिंग भी होगी, एक नया तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। ठीक है। बुखारी साहब, अभी एक हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि पाकिस्तान को बेनिफिट क्या होंगे बाय प्रोडक्ट के तौर पर। बुखारी साहब, इस दौरे की सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस कितनी है, क्योंकि प्रेसिडेंट का ये पहला दौरा है जंग के बाद, तो फिर पाकिस्तान का करना, और फिर जिस तरह से कहा जा रहा था कि बहुत सारी मैंने इस तरह की खबरें देखी, भारत प्रोपेगेंडा कर रहा था कि कतर ने टेक ओवर कर लिया है पाकिस्तान के रोल को, तो ये दौरा क्या इस बात को निगेट करता है? देखिए, ये तो इतनी ब्लैटेंट निगेशन है उस सो कॉल्ड हिंदुस्तानी दावे की, भारतीय दावे की, किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है। दे पिक्ड अप ओनली वन पाकिस्तान टू विजिट एंड थैंक देम फॉर व्हाट दे हैव डन। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप ओवरऑल सूरत हाल देखिए और कौन से मुल्क ने गुडविल जाहिर की थी। सुपर पावर्स दोनों आराम से बैठी रहीं, मदद करती रहीं जिस तरीके से भी, लेकिन फिजिकली तो कोई नहीं आया ना इस डिप्लोमेटिक प्रोसेस का कोई हिस्सा बना उन बड़ी सुपर पावर्स में से। इट वाज ओनली पाकिस्तान। लेटर स्टेज के ऊपर कतर दाखिल हुआ है। जो इस्लामाबाद के मुज़ाकरात थे उसमें कतर कहाँ था? जो बुनियाद है इस पूरे प्रोसेस की, उसमें तो कोई और नहीं था, उसमें सिर्फ हम थे। और फिर मुझे अच्छी तरह याद है, दोनों ममालिक की लीडरशिप ने, चाहे वो ईरान है चाहे वो अपने अमेरिका है, उन्होंने कहा वाहद सिंगुलर जो सालिस है उसका नाम पाकिस्तान है। तो वो लेटरल एंटर जो है ना, चलती गाड़ी के सवार जो है वो तो बहुत मिल जाते हैं ना आपको, लेकिन बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान की कोशिशों से आज ये सूरत हाल पैदा हुई है। उस तरफ भी थोड़ा सा
तवज्जो दे लें। एक तो ये है कि तेल की फ़रोख्त पर, प्रोडक्शन पर और ट्रांसपोर्ट के ऊपर अब कोई पाबंदी नहीं है फॉर 60 डेज़ एट लीस्ट। ठीक है जी। इस 60 डेज़ में आप ज़रा तसव्वुर कर लीजिए कि कितना ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है ईरान, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब नया हुर्मुज़ खुल गई है, चलिए जी खुल गई, वो तो पहले भी खुली हुई थी, वो तो बंद कराई अमेरिका ने अटैक करके। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो 24 अरब डॉलर के जो असासे थे ईरान के, जो कुछ पोर्शन उसका कतर के अंदर था और बाकी अमेरिका के बैंकों में थे, उसमें से 6-6 अरब की 2 किस्तों की सूरत में 12 अरब डॉलर मिलने जा रहे हैं ईरान को जी। Don't you think it's a very big achievement of this understanding at Bergen stock? Number one. Definitely. दूसरी बात ये है कि मार्को रूबियो, जैसा कि आपने कहा कि वो खलीजी ममालिक के दौरे पे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं वो फंड जनरेट करने के लिए, जो इंटरप्रिटेशन दी जा रही है कि वो जो 300 बिलियन डॉलर ईरान को फराहम किए जाने हैं रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तामीर नौ के लिए, जी, वो आज किसी वक्त तवक्को है कि वो उस दौरे पर रवाना हो जाएंगे। लेकिन ये 6-6 अरब डॉलर की 2 किस्तें उस दौरे से पहले दी जानी है। हाँ जी, ये कंडीशन है जी। फिर हम मचल रही हैं कुछ पूछने की। खलीजी ममालिक के साथ बड़ी ज्यादती हो गई है। एक तो उनको बम पड़े हैं, एक तो उन्होंने मार खाई है ईरान से, ऊपर से पैसे भी उनसे ही मांग रहा है अमेरिका। अब इसका जवाब जो है 2 तरह से दिया जा सकता है जी। एक तो ये है कि ये इस किस्म का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके अंदर कोलैटरल डैमेज होता है। ये तो मैं इंसानी तौर पे एक अच्छी इस्तेलाह आपको दे रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि कोलैबोरेटर्स को पे तो करना पड़ता है। ईरान के ऊपर जो हमला हुआ अमेरिका की तरफ से, उसमें खलीजी रियासतों की मेजॉरिटी कोलैबोरेटर्स हैं, जिनके यहाँ के अड्डे इस्तेमाल हुए, जहाँ से ईरान के ऊपर अटैक हुआ। हाउ कैन यू से कि इनको कहे कि चट्टी पड़ी है? चट्टी नहीं है ये तो इनको एक तरह से कुदरत की तरफ से जुर्माना है। कि वो पंजाबी ज़बान में बहुत कुछ कहते हैं, वो महसूस करना नहीं चाहता, लेकिन ये बात तय है। ये तो अब सबक आ रहा है ना उनको कि अमेरिका ने बिट्रे किया उनको, इसलिए तो रूबियो जा रहे हैं मिन्नतें शिन्नतें करने के लिए, खुदा के लिए नहीं, हमसे गलती हो गई, इस दफ़ा हम नहीं आए, आइंदा हम आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये करेंगे, रीअश्योर कराने जा रहे हैं। इसलिए कि उन्हें होश ही नहीं आई अमेरिकन को कि जहाँ से वो अड्डे इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। तो किसी एक मुल्क के डिफेंस के लिए अमेरिका नहीं आया है। तो ये 2-3 ऑब्जेक्टिव हैं इस दौरे के। एक उन एलाइज को दोबारा रिवाइव कराना, क्योंकि चांसेस ये हैं कि अब लोग डिस्टेंस कर रहे हैं अमेरिका से। सऊदी अरब उसकी बेहतरीन मिसाल है, मैं आगे नहीं जाना चाहता। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, क्या सवाल ये है कि ये खलीजी ममालिक देंगे भी सही 300 अरब डॉलर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि और आप भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो अमेरिका से रिलेटेड अपनी फॉरेन पॉलिसी को पर नजरसानी कर रहे हैं। देखिए 2 तरीके हैं इसके। जो तासुर हमें यहाँ बैठ के मिल रहा है, होने वाले मुज़ाकरात जो हैं, चाहे वो बर्गन स्टॉक के हैं चाहे उससे पहले के हैं, वो ये कि ये अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि कुछ इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, कॉरपोरेशंस हैं, जो ईरान में जाके इन्वेस्ट करेंगी टू द ट्यून ऑफ $300 बिलियन। कुछ तासुर, दूसरा तासुर ये है कि नहीं, ये इन खलीजी रियासतों से कहा जाएगा कि भाई साहब ये हमने इतना अपना नुकसान कराया है, हमारे जहाज़ गए, हमारे बहरी जहाज़ों को हिट हुआ, हमारा असला बारूद इस्तेमाल हुआ, कंपनसेशन दे। आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान था कि हम खलीजी ममालिक से इतने $100 बिलियन याद है, बिलियन डॉलर मांगेंगे। बिल्कुल याद है। तो ये जो भी नौयत रही हो इसकी, ये फंड तो उन्हें जनरेट करने पड़ेंगे। अब वो इसको वॉर सपोर्ट फंड नहीं कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमने हमला किया इसलिए हम ये हमारी ऑब्लिगेशन है कि हम आपको ये दें। इसको किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल करके ये करनी तो पड़ेगी वहाँ। ठीक है बुखारी साहब, एक और सवाल ये है कि खलीजी ममालिक तो नहीं चाहते कि ईरान स्ट्रॉन्ग हो। जिस तरह से इन्होंने इस जंग में अमेरिका की मदद की है, तो ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये पैसे दें और ईरान अपनी रिकंस्ट्रक्शन पर, अपने मिसाइल्स पर ये खर्च करे और खुद को रीबिल्ड करे। लार्जली आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, लेकिन थोड़ी सी जो नई उछकलें पैदा हुई हैं ना इस पूरी सूरत हाल में, वो ये है कि मैंने अभी आपको कहा कि ये खलीजी रियासतों में मेजॉरिटी ये फील कर रही है कि अमेरिका ने हमें बिट्रे किया है। दूसरी बात ये है कि जिस चीज़ों से अमेरिका ईरान के हवाले से डराता रहा है खलीजी ममालिक को, वो ईरान ने किया नहीं है। 2-3 चीज़ों से डराया जाता था। एक ये कि ये अपना रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट करेंगे और आपकी सबकी हुकूमतें गिर जाएंगी और लोग खड़े हो जाएंगे आपके खिलाफ। ये ईरान ने नहीं किया है। दूसरा ये था जी, ईरान एक्सपेंशनिस्ट है, ये आपकी रियासतों पे कब्जा करेगा, ये भी नहीं किया उन्होंने। लिहाजा थोड़ी सी रियलाइजेशन उन रियासतों में भी है कि ये ऐसा कुछ किया तो नहीं उसने, हमें उस वक्त तक नहीं छेड़ा ईरान ने जब तक हमारे अड्डों से उनके ऊपर अटैक नहीं हुआ। ये रियलिटीज़, ग्राउंड रियलिटीज़ है ना ये। तो मेरे ख्याल से एक रियलाइजेशन आ रही है,
सबसे बड़ा सबूत इसका यह है कि सऊदी अरेबिया विच वॉज डिपेंडेंट ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर एवरीथिंग, उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिफेंस पैक्ट किया किसके साथ? पाकिस्तान। आपका ख्याल ये है कि अमेरिका बहुत खुश हुआ होगा इससे? यकीनी तौर पे नहीं, क्योंकि अब सऊदी अरब को अपने दिफा के लिए किसी अमेरिकन का इंतजार करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी आर देयर फिजिकली, वी आर देयर विद आवर फाइटर जेट्स, वी आर देयर विद आवर लैंड ट्रूप्स, फुट सोल्जर्स एंड एवरीथिंग जी। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, अभी जिस तरह से मैं आपको कह रही थी कि खलीजी ममालिक के अंदर भी तो इस बात का इदराक होगा कि एक तो उन्होंने इस जंग की वजह से कोलैटरल डैमेज फेस किया, देन अगेन अगर उन्हें फाइनेंशियली भी इसका नुकसान होता है तो अपनी अमेरिका से रिलेटेड दे वुड नो कि अमेरिका उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सका, वो सिक्योरिटी गारंटीज पर पूरा नहीं उतर सका। तो ये इन खलीजी ममालिक का अमेरिका के साथ ताल्लुकात किस तरह से चेंज? देखिए इसीलिए तो नैरोबी और क्या वहाँ आपका ख्याल हनीमून करने जा रहे हैं, वो इसलिए तो जा रहे हैं कि उनको रीअश्योर कराया जाए कि नहीं नहीं इस दफ़ा गलती हो गई या इस दफ़ा हम ज़रा थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व थे, कुछ ना कुछ उनको समझाएंगे और कुछ ना कुछ उनसे बटोरेंगे भी। हाँ। अमेरिका आज से थोड़ी ले रहा है, ये खराज जो है ये खलीजी रियासतें आज से थोड़ी दे रही हैं। आपने देखा नहीं अभी एक कतर मुल्क नाम का मुल्क है जिसने एक तैयारा पेश किया है पता नहीं कितने करोड़ डॉलर का, कि पता नहीं कितने मिलियन कितने करोड़ डॉलर का आपके सामने नहीं है। तो हम तो खुशनुदी हासिल करने के लिए अमेरिका बहादुर की खराज देते रहे हैं एक तवील अरसे तक ये सारी रियासतें। अब अमेरिका को डर ये है कि ये खराज ना मिलने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। क्यों? कि अगर पोस्ट वॉर पीस हो जाता है और ईरान इनिशिएट करता है, जैसा कि उसने कहा भी है कि हमारी इन रियासतों से कोई दुश्मनी नहीं है, हम इन रियासतों के साथ मिल के इस पूरे खित्ते का दफाई निज़ाम बनाने के लिए तैयार है। ये बातें तो हो चुकी हुई है ना। तो खतरात ये हैं कि अमेरिका कहीं यहाँ से फुटा खाओ तो नहीं कहा जा रहा उसको, इसलिए जा रहे हैं रूबियो। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, किस तरह से ये हर्जाना जो है वो कौन देगा, देंगे भी खलीजी ममालिक या नहीं देंगे, इसके ऊपर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया आपने जाना। इसके अलावा ईरान के मुंजमद असासों से रिलेटेड जो मामला है उसके ऊपर ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ईरान के अफजूदा यूरेनियम के हवाले से क्या कह रहे हैं? जी बुखारी साहब, पाकिस्तान ऑब्वियसली बतौर सालिस किरदार अदा कर रहा है और सारी सिचुएशन से आगाह हैं हमारे सारे हुक्मरान। तो इसहाक डार साहब की ये बात कि अमेरिका की ये डिमांड कि अफजूदा यूरेनियम जो है वो मुल्क से बाहर मुंतकिल की जाए, वो ईरान उस पर एग्री नहीं कर रहा। आई थिंक देयर इज समथिंग मच मोर देन व्हाट्स आई सी। वो ये है कि न्यूक्लियर के हवाले से अभी भी आप देखें कि जो ट्रंप हैं वो क्या दावे कर रहे हैं और जो अमेरिकन डेलीगेशन वहाँ था इंक्लूडिंग वैंस वो क्या दावे कर रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि एक तो ये कि इस यूरेनियम को अल्टीमेटली अमेरिका हासिल कर लेगा, विच द ईरानियन हैव सेड थैंक यू वेरी मच, गुड नोइंग यू, गो टू हेल। ठीक है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये नई पोजीशन नहीं है ईरान की, फ्रॉम डे वन ये पोजीशन है कि दिस इज एज डियर टू अस एज आवर लैंड, ये हमारी है और हमारे पास ही रहेगी, किसी को नहीं देंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि ये कहीं नहीं जाएगी और इसहाक डार कह रहे हैं, जो कुछ मैं समझ पाया हूँ, कि ईरान ने इसके ऊपर तो ईरान हैज़ पुट इट्स फुट डाउन कि जनाब ये तो भूल जाए, हम इसकी अफसूदगी का लेवल कम कर सकते हैं लेकिन ये देंगे नहीं भाई साहब आपको, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसके लिए भी वर्किंग ग्रुप्स बन गए हैं जो इसकी बाकी की तफसीलात तय करेंगे। जो ट्रंप का और जेडी वैंस का फरमाना है ना कि जी वो तैयार हो गए हैं IAEA की इंस्पेक्शंस के लिए, आप मुझे ये बताएं ईरान जिन तजर्बों से गुजर चुका है वो उन इंस्पेक्टर्स को ले जाएगा उन साइट्स के ऊपर ताकि अमेरिका को भी और इसराइल को भी पता चल जाए कि वो कहाँ कहाँ है। आप ज़रा सोचें ना, दिमाग से अगर आप इस्तेमाल करें तो ईरान वुड नेवर लाइक इट, ईरान वुड नेवर लेट इट डू। वो ज़रूर डेलीगेशन को रिसीव करेगा उसको, लेकिन उनको साइट्स पर लेके नहीं जाएगा, उनसे बात करेगा, उन्हें यकीन दहानियाँ कराएगा, ये सब कुछ करेगा, लेकिन साइट्स की विज़िट जो है वो ईरान ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि हम ना इसकी इजाज़त देंगे और ना ही इसका कोई सवाल उठता है। तो बुखारी साहब, ट्रंप तो कह रहे हैं कि अगर ईरान अपनी एटमी तनसीबात के मुकम्मल मुआयने पर रजामंद ना होता तो ये बातचीत होती ही नहीं। देखिए, मैंने फिर आपसे कहा ट्रंप को मार्जिन दीजिए, उसने कुछ ना कुछ कहना है अपनी इंटरनल कंजप्शन के लिए। फेस सेविंग, सेफ एग्जिट, इतनी दफ़ा तो हमारे प्रोग्राम में इसके ऊपर बात हो चुकी है। क्या वो ये कहे कि मैं जूतियाँ खा के निकला हूँ ईरान से? क्या वो ये कहे कि हमारी कोई बात नहीं मानी ईरान ने? ये तो नहीं होता ना।
वो अपने आवाम की कंजम्पशन के लिए कहेंगे हमने ये भी किया, हमने ये भी अचीव किया, हमने ये भी। आबनाए हुर्मत को खुलाना को क्रेडिट लेने वाली बात है? वो तो खुली थी पहले, लेकिन उसके बावजूद बार बार कहने के देखे हमने खुलवा दी, देखे वो ऑयल जो है उसकी कीमतें गिर गई, देखे इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट जो है वो इम्प्रूव कर रही हैं। तो बहानेबाजी है ना, ये सिर्फ पब्लिक को बताने के लिए कि हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। इससे आगे बढ़ने से पहले मेरा ख्याल GD वांस जो कुछ कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ एक कामयाब मुआहदे की बुनियाद रख दी है, हम पूरे खित्ते में जंगबंदी के ख्वाहिशमंद हैं। That means Iranian point of view that Lebanon is essential part of any understanding and agreement has been accepted by Vance. बिल्कुल, आप बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं कि अमेरिका तो इस बात पर एग्रीड है कि लेबनान के अंदर जंगबंदी होनी चाहिए, उसके लिए एक उन्होंने डीकन्फ्लिक्शन सेल भी बना दिया है। मगर सवाल ये है कि जिस तरह के बयानात हम देख रहे हैं नेतन्याहू के, जिस तरह के हरकत देख रहे हैं, कॉन्स्टेंटली अपनी फौज से बात करते हैं या मीडिया से करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि लेबनान के अंदर सिक्योरिटी। मैंने कल भी ये कहा था, मैं आज फिर अपनी बात को दोहरा देता हूँ, इट डजंट मैटर व्हाट नेतन्याहू सेज, ऑल डिपेंड्स ऑन अमेरिका क्या कमिट करता है। अगर अमेरिका ये कमिट करता है कि लेबनान में जंगबंदी होगी तो नेतन्याहू का बाप भी नहीं रोक सकता उसको। लेकिन अमेरिका तो इतनी दफा कमिट कर चुका है, लेकिन इसराइल बमबारी जारी रखे हुए है। प्रेशर मेंटेन रखने के लिए एज ए स्पॉइलर उसने जब तक पॉसिबल था उस वक्त तक वहाँ हरकत की उसने। अब तो उसने खुद आके टीवी पे कहा है ना कि जी बस अब जंग रोक दें, कोई मजीद अटैक जो है वो लेबनान पर नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, वसूख के हिसाब से सारे मुआहदे का दारोमदार है लेबनान में जंगबंदी पर। अगर ये नहीं होगी तो ईरान ने मुजाहरा दिखा दिया ना, एक बर्गन स्टॉक में क्या हुआ, उनका ओके अगर हम धमकी देंगे बात ही नहीं करेंगे हम आपसे, उठ गए वो, नहीं आए वापस वो। तो हु इज स्पीकिंग फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ? तो बुखारी साहब नेतन्याहू पर ये जो बयानात दे रहा है कि ईरान के साथ जंग अभी खत्म नहीं हुई, लेबनान के अंदर सिक्योरिटी जोन में मौजूद रहेगी फौज, इस तरफ अपनी पब्लिक के लिए। मैंने कहा ना कि दोनों को अपनी इंटरनल पॉपुलेशन के लिए कुछ ना कुछ फेस सेविंग और सेफ एग्जिट चाहिए। बयानात की हद तक ठीक है, लेकिन अगर इस मुआहदे को आप देखें, पहली शिक हमने इसका एनालिसिस किया था, आपको याद है 14 पॉइंट्स का? बिल्कुल। पहला पॉइंट क्या था? वॉर इन ऑल वॉर जोन्स इंक्लूडिंग लेबनान। जब ये लफ्ज़ बुनियादी तौर पर पहली शिक में शामिल है तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि इसके ऊपर अमल ना हो और मुआहदा आगे बढ़ जाए। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, आपने पब्लिक की बात की, फिर डोनाल्ड ट्रंप के जहनी हालात के बारे में बहुत सारी बातें हम पहले भी देखते रहे, अमेरिका के अंदर करते भी रहे हैं। हाँ, हम करते भी रहे हैं उनको डिस्कस। बिल्कुल। तो अब उनकी अपनी यानी फैमिली की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की मेंटल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन के ऊपर किस तरह के बयान आ रहे हैं? जी बुखारी साहब, उनकी भतीजी ये बात कर रही है। ये एंडोर्समेंट है उस चीज़ की जो पहले से एक से ज़्यादा दफ़ा कही जा चुकी। क्या अमेरिकन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने नहीं कहा कि ये शख्स पागल है? क्या वहाँ के जो सर्वेज हैं उसमें नहीं कहा गया कि ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड? क्या हम अपने प्रोग्रामों में नहीं कहते रहे कि ये दीवानगी है? आज उसके घर के अपने एक फ़र्द ने कह दिया है कि जिस किस्म की पैटी नॉनसेंसिकल हरकतें वो करते हैं, और उन्होंने मिसाल दे के साबित किया कि रातों को जागते हैं, कहीं मसीहा बन जाते हैं, कहीं जीसस का रोल इख्तियार कर लेते हैं, कहीं बहरी कज़ाक बन जाते हैं, कहीं बंदूक लेके खड़े हैं। ये नॉर्मल माइंड के बंदे की, एंड ए पर्सन हु हेड्स द मोस्ट पावरफुल नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये उसकी हरकत है। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? और अब वो भी कह रहे हैं कि नाम है, घर के लोग कह रहे हैं कि पागल है। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से अब हमें मुतालबा करना चाहिए अमेरिकन कौम से कि खुदा के लिए इस पागल शख्स से जान छुड़ाएं। तो बुखारी साहब, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो डिमांड करता है कि प्रेसिडेंट शुड बी इन अ साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट। तो क्या ये बात एक इंक्वायरी खोल सकती है और डोनाल्ड ट्रंप को अल्टीमेटली प्रेसिडेंसी से हाथ धोना पड़ सकता है? इसके बारे में तो ऑलरेडी मूव्स हैं, 2-3 तो जो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ हिज मेजॉरिटी इन द सेनेट, वो यही तो थी कि ये अकल से आरी शख्स है, ये फैसले करने की पोजीशन में नहीं है, इससे हमारी जान छुड़ाए। और जो इम्पीचमेंट की हम बात करते हैं उसमें भी पहली प्री रिक्विजिट ये है कि ए पर्सन इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ हिज माइंड, ही इज नॉट केबल ऑफ टेकिंग सेन डिसीजंस, उसको सदर नहीं होना चाहिए। तो अब तो मेरा ख्याल है जिसको मैं तो ये कहूँगा कि अब तो क्वालिफाई हो गया कि भाई पागल है। अब ये अमरीकी कौम पर है कि उन्होंने उससे जान छुड़ानी है कि नहीं छुड़ानी है। ये जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है ज़्यादा दूर नहीं है, नवंबर में होना है, तो पता जाएगा, तो पता जाएगा ट्रंप को भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बुखारी साहब। प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक टू द शो। बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात के हवाले से उनकी बहन अलीमा खान क्या कह रही हैं? जी बुखारी साहब, अब वो कह रही हैं कि एक मुलाकात करवा के प्रेशर रिलीज करने की कोशिश की जा रही है, यानी डैम इफ़ यू डू डैम इफ़ यू डोंट। हाँ जी, अगर आप मुलाकात करवा दें तो ये साजिश है, नहीं करवाते हैं तो ये भी साजिश है। अजीब व गरीब किस्म का। असल में ये लोग अपनी एक ख्याली दुनिया बसाते हैं, उसके अंदर रहते हैं और उसी की तरह की बातें करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, किस जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि आप किसी मरीज़ का इलाज करवाएं जो जेल में सज़ा भुगत रहा है, उसकी फैमिली उसके साथ बैठी हुई हो, उसके ज़ाती मुआलजीन उसके साथ बैठे हुए हो? ये कहाँ होता है? जब ये होता ही नहीं है तो उसकी ख्वाहिश क्यों की जाती है? और जब ख्वाहिशें की जाती हैं तो फिर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो फिर कैसे पूरी होंगी ये सारी ख्वाहिशात? एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि वो फिर धमकी दे रही हैं, मुझे कह रही हैं कि अच्छा नहीं तो फिर हम आ रहे हैं मिल के। भाई कब से आ रहे हैं? अब 2 साल हो गए आपको आते हुए। अब तो आने वालों की तादाद कम से कम होती होती बिल्कुल घट के मेरा ख्याल है 50 से 100 बंदों पर रह गई है। और गुस्से से आप डरा रही हैं फिर आपको उनको। जब आप दूसरे को डराएंगे, जब आप दूसरे को ये बावर कराएंगे कि गुस्सा बढ़ता जा रहा है, बस आप तो खैर नहीं है, तो वो फिर मज़ीद ऐसे इकदाम करेंगे ना कि आपकी ज़िंदगी और अज़ाब से दोचार हो जाए। तो मेरे ख्याल से यही नुकसान होता है जब मैच्योर्ड पॉलिटिकल लीडरशिप सामने ना हो और फैमिली की ख़वातीन को ये बीड़ा उठाना पड़े, तो फिर इसी तरह की बातें होती हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता है। जितनी धमकियां हैं, ये मेरे ख्याल से कोई 270वीं बार धमकी दी है बीबी ने, लेकिन किसी की सेहत पर कोई असर नहीं हुआ है। निकले बानी, रिहा हो गए बानी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की धमकियाँ लगा के उनकी रिहाई के सारे रास्ते मसदूद कर रहे हैं ताकि इनकी खिचड़ी जो है वो पकती रहे। ठीक है, मैं ये बिल्कुल भी किसी मुखासमत में नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप को एडवांटेज यानी फ्रंट पर आना चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप को एंगेज करना चाहिए हुकूमत के साथ ताकि बानी की रिहाई का रास्ता निकले। ये 2-3 तरह की कंट्राडिक्शंस हैं। एक तरफ तो यही बीबियाँ दुनिया को ये बताती हैं कि वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, वो बहुत बहादुर है, शेर की तरह खड़ा है और वो कहता है मैं किसी से फेवर नहीं लूँगा, मैं तो अदालतों से इंसाफ लूँगा। तो उसके बाद तो ये सारी कैंपेनिंग बंद हो जानी चाहिए। फिर जब अदालतों ने इंसाफ देना है और बानी खुद कह रहे हैं कि मैं अदालतों से इंसाफ लूँगा, तो आप ये अपना सारा कुछ बंद करें ना। तो एक अजीबोगरीब किस्म का कन्फ्यूजन है। फैमिलीज़ कुछ कह रही हैं, अब वो कह रहे हैं कि मुलाकात करा दी जाएगी और फिर उसके बाद से मुस्तकिल बंद। वो बंद तो की हुई है उन्होंने पहले ही, और बंद क्यों की हुई हैं वो वजह आप बयान करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो अंदर जाता था मिलने के लिए वो बाहर आके एक ड्रामा लगाता था, ऐसे ऐसे बयानात देते थे जिसकी खुद पीटीआई के बानी ने कई दफ़ा कंट्राडिक्शन की कि मैंने तो ये नहीं कहा। तो कहने का मतलब ये है कि सैनिटी शुड प्रिवेल। उनको सही रास्ता इख्तियार करना चाहिए जो कि एक सियासी रास्ता है। सियासी रास्ते से ही ये मिल के बैठेंगे। और ये मुझे बहुत हैरत होती है, जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उन्होंने भी फरमा दिया है कि जनाब वज़ीर आज़म की डायलॉग की पेशकश जो है उसका खैर मकदम करते हैं और इसके साथ ही कहते हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से हमारी कोई बात नहीं चल रही। फिर कहते हैं मुज़ाकरात का आगाज़ संजीदगी से होना चाहिए, हम मुज़ाकरात की मेज़ टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। तो भाई आप कब बैठे? प्राइम मिनिस्टर ने आपको 5 दफ़ा ऑफ़र की, आसिफ अली जरदारी और बरार भुट्टो ने आपको 2 दफ़ा ऑफ़र की, नेशनल असम्बली के स्पीकर ने 1 दफ़ा बाकायदा आगाज़ करवा दिया जी। 3 राउंड हो गए, चौथे पे आप फिर भाग गए। मौलाना फजल रहमान ने कोशिश की, उसको भी आपने लेट डाउन किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके पास मैंडेट नहीं होगा किसी को बानी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, आपने देखा कैसे कैसे नाम आए, अली मीन गंडापुर, शेर अफजल मरवत, उसके बाद महमूद खान, उसके बाद बहुत सारे लोग जो है उन्होंने कोशिश की कि वो लीड करे इसके ऊपर, लेकिन कभी फैमिली आड़े आ जाती है, कभी खुद बानी आड़े आ जाते हैं। बिल्कुल बुखारी साहब, अलीमा खान साहिबा ये भी कह रही है कि विफाक को 175 बिलियन तब तक नहीं देंगे जब तक वो केपी के 300 बिलियन नहीं देंगे, यानी फिर से। अब आप मुझे ये बताइए, इज इट फॉर द सिस्टर ऑफ द बानी टू इशू ए स्टेटमेंट लाइक दिस? हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं, वो पार्टी की लीडर हैं, वो क्या है ये? एक अजीबोगरीब कड़मासा जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, वो कड़मासा मचा हुआ है कि जिससे मुझे मुंह में जो आ रहा है वो फरमा रहा है। हम नहीं देंगे तो भाई आप देंगे नहीं तो लेंगे कहाँ से, और लेंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? अब आप बताएं किसको कौन बेवकूफ़ बना रहा है? मुझे इस बात की समझ नहीं आती है। अगर आप ग्रांट नहीं देंगे तो आपको एनएफसी से कुछ नहीं मिलेगा, आपको एनएफसी से कुछ नहीं मिलेगा, आपका सूबा नहीं चलेगा। तो होने वाली बातें करें। पहले कहा बजट पेश नहीं करेंगे जब तक मुलाकात नहीं होती, उन्होंने कहा अच्छा जी कर लें फिर आपने बजट भी पेश कर दिया। आप अपने लफ्ज़ों से बैक एंड फोर्थ होते रहते हैं, संजीदा रवैया इख्तियार करें। हम वी आर ऑल फॉर के बानी को जेल से बाहर आना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो पाथ है,
जो रास्ता है वो सही होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। बुखारी साहब, महमूद खान अचकज़ई ने कुछ इल्ज़ामात लगाए, उन इल्ज़ामात के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज असम्बली में, ज़रा देखिए। ये इलिजिटमेट गवर्नमेंट है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जनाब स्पीकर, 2018 के इलेक्शंस की तहकीकात कर लें, अगर उसमें 2018 के इलेक्शन में अगर भरपूर तौर पर वो जादूगरी नहीं हुई और बक्से नहीं भरे गए और पट्टे पहनाकर लोगों को इस्लामाबाद नहीं लाया गया और धमकियां दी गईं, 2018 के इलेक्शन उठा के देख लें, अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। जनाब स्पीकर, और अगर इनको बहुत शौक है बात का तो 2018 से शुरू करते हैं, उसके बाद 2024 के इलेक्शन में भी हम आ जाते हैं। तो जनाब स्पीकर, बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं इसी के ऊपर अपनी बात खत्म करता हूं। बुखारी साहब, ये वज़ीर-ए-आज़म की स्टेटमेंट को किस हद तक दुरुस्त समझते हैं आप? तो समझ गया, आईना दिखाया उन्होंने। मतलब है पाकिस्तान की तारीख में, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन बड़े साफ, और मैंने नहीं कहा ये, ना मैं कभी कहूँगा, लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे कि पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन कौन से हैं तो वो 2018 है। वो तो करवाने वालों ने, जिन्हें वो सारी धांधली, नहीं लफ्ज़ धांधला उसके लिए मुनासिब है, वो जो धांधला जिन्होंने किया तो उन्होंने कन्फेस कर लिया कि हाँ हमसे ये गलतियाँ हुई हैं। इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया इलेक्ट्रल प्रोसेस के साथ कि उसकी कोई पैरेलल मिसाल आपको नहीं मिलेगी। इस कदर ढिठाई से उसको लेजिटिमेट और इस को आप इलीगल अगर कहते हैं तो फिर वो ठीक कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कि ऐसे करें, ज़रा थोड़ा सा हो जाए कि इसकी इंक्वायरी करा लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कौन सी हुकूमत लीगल है कौन सी नहीं है। बिल्कुल। बुखारी साहब, अपने सियासी हरीफों को तो आप बतौर प्राइम मिनिस्टर इस तरह का जवाब दे सकते हैं कि जो साड़ी ठीक नहीं थी ताड़ी भी तो ठीक नहीं सी, लेकिन पब्लिक को क्या जवाब देंगे? पब्लिक के सामने आप एडमिट कर रहे हैं कि जिस तरह के 2018 के इलेक्शंस थे वैसे ही ये 2024 के इलेक्शंस है। 2 wrongs does not make one right। देखिए, ये आपकी इंटरप्रिटेशन जो है, मैं फिर कुछ कहूँगा आपसे तो आपको बुरा लगेगा। वो ये पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू जिस खूबसूरती से आपने पेश किया है, देखिए, पहले आपको अपने गिरबान में झांके बगैर दूसरे के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं, एक तो ये याद रखें। दूसरी बात ये है कि अगर तो आप ये कहें ना कि हाँ यार हमसे भी गलती हुई थी 2018 में, लेकिन आपने भी गलती की है, बड़ी ज्यादती है ये, तब तो मैं चुप रहूंगा। ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो तो हज का जो हमने किया और आपने बड़ी ज्यादती की है, तो मैं सिवाय मातम करने के इनकी अकल का और कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, आदिल खान बज़ई साहब क्या कह रहे हैं वो भी जरा देख लेते हैं। IMF के पास जाने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी आपको $1 बिलियन जमा करके देंगे, मगर एक शर्त से, आप इमरान खान साहब को रिहा करें। इमरान खान साहब की रिहाई पे, आप इमरान खान साहब की नहीं, हकीकत बता रहा हूँ, इमरान खान साहब की रिहाई पे हम $1 बिलियन आपको इकट्ठा करके देंगे। ये आज मैं बहुत बड़ा ऐलान चैलेंज से कहता हूँ, $1 बिलियन हम इकट्ठा करके देंगे। यार मेरा दिल चाहता है इस बंदे की अकल का मातम करने के लिए। और एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम इंसाफ अदालतों के जरिए लेंगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं हमसे पैसे ले लें, बंदा छड़ दे हमारा। यार ये क्या हो रहा है? ये किस किस्म की सियासत है? ये क्या तरीका कार है? हम इकट्ठे करके पहले तो एक ये बता, व्हाट आर योर सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग $1 बिलियन? कहाँ से लाएंगे आप? अगर आप लाएंगे भी तो आप पैसे दे के बंदा छुड़ा रहे हो। खुदा के वास्ते ना तजलील करें, ना जलील करें अपने लीडर को यार। उसका मकाम आपकी इस गुफ्तगू से बहुत ऊंचा है। मैं इससे आगे क्या कहूँगा, आप मुझे बताइए। बिल्कुल ठीक है। देखें, गुजारिश ये है, बात को इस हद तक बिगाड़ दिया गया है खुद पीटीआई की तरफ से कि अब वो रास्ते के कांटे चुनने मुश्किल हो रहे हैं। आपने सबसे पहले मत्था लगाया पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के साथ, फिर आप चल निकले एक जुलूस लेके नए आर्मी चीफ की तकर्री को रोकने के लिए। आप अपनी तरह गलतियां तो देखें। ठीक है, ये छोटी गलतियां नहीं है, तो गलतान है। बिल्कुल। लेकिन बुखारी साहब, अब कुछ बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है। आज बानी की मुलाकात भी हुई है उनकी बेगम बुशरा बीबी से, तो होपफुली के बेटर सेंस जिस तरह से उसको भी अंडू कर दिया ना, और कह दिया ना अलीमा ने, ये हमारे साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमें एक दफा मिला के फिर बंद कर देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस। इसी के साथ प्रोग्राम का टाइम हो गया है खत्म। सी यू ऑल टुमारो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।